तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कीवर्ड्स, तो फटाफट से अब उसको स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले बेसिक कीवर्ड्स में मैं आप लोगों को बताऊंगी 3 यूनिवर्सल रूल जो कि मैंडेटरी है। ठीक है, 3 यूनिवर्सल रूल जिसपे कोई मतलब प्लान चाहे कोई भी हो, ये यूनिवर्सल रूल लागू होंगे। ठीक है, कोई भी प्लान हो, कोई भी कंपनी। फिलहाल हम अपने स्टार हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ की बात कर लेते हैं। 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन नंबर 1 पे जो हमारा यूनिवर्सल रूल लागू होता है, चाहे आप कोई भी प्लान दे उसके ऊपर, वो है हमारा 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन। अब 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी क्लेम अगर कस्टमर को लेना है तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन की, यानी कि एडमिट होना है हॉस्पिटल में तो मिनिमम 1 डे के लिए एडमिट होना जरूरी है। अगर 23 घंटे के लिए भी एडमिट होते हैं, 24 घंटे पूरे नहीं हुए, तो उसका क्लेम नहीं मिलता है कस्टमर। ठीक है, तो आपको किसी को भी बताना है तो अगर वो कोई भी इलनेस के लिए, चाहे वो नॉर्मल से फीवर के लिए ही क्यों ना वो भर्ती हुए हो, तो उसके लिए 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन रहना मैंडेटरी है। ये हमारा यूनिवर्सल रूल है, नो इफ एंड। हमारा यूनिवर्सल रूल जो होता है वो है हमारा 30 डेज वेटिंग पीरियड। 30 डेज वेटिंग पीरियड का मतलब होता है 30 डेज इनिशियल वेटिंग पीरियड। ये क्यों होता है? क्योंकि मान लेते हैं कि राम कुमार जी मेरे कस्टमर हैं, इन्होंने मुझसे आज पॉलिसी ली। ठीक है, अब इन्होंने मुझसे आज पॉलिसी ली तो हम इन्हें बता के चलेंगे कि सर आपने आज मुझसे पॉलिसी ली है, लेकिन आप ये जो मुझसे पॉलिसी ले रहे हो ना, इसके लिए 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड लगेगा। अब ये इनिशियल वेटिंग पीरियड क्यों होता है? ताकि कोई भी प्री प्लान तरीके से अपनी पॉलिसी परचेज ना कर पाए। प्री प्लान का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी को डेंगू है या किसी को कोई अदर हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू है या कोई भी कंसर्न है, तो क्या होगा ना कि जब कस्टमर को कोई दिक्कत होगी, ठीक है, 2-3 दिन से दिक्कत चल रही है, वो चौथे दिन जाके पॉलिसी ले लेगा, सोचेगा कि पॉलिसी में कवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कंपनी ने 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड लगाया है कि आप जब भी पॉलिसी लेंगे 30 दिन बाद ही वो काम करेगी। आज तारीख 5 है, 5 जनवरी को आज किसी ने पॉलिसी ले ली मुझसे, कस्टमर ने। अब मैं उनको बोलूंगी कि सर पॉलिसी आपने ले ली है, लेकिन इसका जो स्टार्ट होगा जब ये काम करेगी वो है 5 फरवरी। 5 फरवरी जब 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही ये स्टार्ट करेगी, काम करना स्टार्ट करेगी। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट इसमें कवर रहता है और कुछ भी नहीं। एक्सीडेंट इसलिए कवर रहता है क्योंकि एक्सीडेंट प्री प्लान नहीं होता। प्री प्लान का मतलब है पहले से हम उसको सोच नहीं सकते। कस्टमर खुद से अपना एक्सीडेंट पहले से प्लान नहीं करेगा ना। ये तो नहीं सोचेगा कि आज मैं पॉलिसी ले लेता हूँ, कल अपना एक्सीडेंट करवा लूंगा, फिर उसका क्लेम मिल जाएगा। वो तो हमेशा दुर्घटना का मतलब ही यही होता है जो अचानक से हो। इसीलिए डे 1 से सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट कवर रहता है, और ये डे 1 से जो एक्सीडेंट कवर रहता है ये हमारा थर्ड यूनिवर्सल रूल है। ठीक है, ये डे 1 से एक्सीडेंट कवर है। मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ। 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन नंबर 1 पर मैंडेटरी है, यानी कि 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है अगर क्लेम की रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड है चाहे कोई भी बीमारी हो, और डे 1 से एक्सीडेंट कवर है। ये 3 हमारे यूनिवर्सल रूल्स थे जो कि बेसिक कीवर्ड्स में भी आते हैं। तो ये तीनों मैं आप लोगों को अच्छे से समझा चुकी हूँ। एक भी क्या कोई इसमें से ऐसा एक भी पॉइंट है जो आप लोगों को समझ ना आया हो या कुछ आप मिसगाइड हो रहे हो? तो पूछिए मुझसे, या चैट बॉक्स का ऑप्शन है, आप लिख सकते हो उसमें। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा, क्योंकि आप लोगों की कोई भी क्वेरी नहीं आई है। कुछ भी अगर पूछना रहेगा ना तो चैट बॉक्स में लिखिए। अकल बहादुर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओके, तो अब हम फोर्थ जो हमारा बेसिक कीवर्ड है उसकी बात करते हैं। 100% कैशलेस ओब्लिक को पे। कैशलेस का मतलब होता है अगर किसी मान लेते हैं किसी हॉस्पिटल में कस्टमर भर्ती हुए, तो वहां से अगर वो स्टार हेल्थ से कनेक्टेड है, तो वहां से जो भी एक्सपेंस लगता है किसी भी चीज के इलाज का, कोई भी डिजीज हुई, कस्टमर ने हमारा स्टार हेल्थ का पॉलिसी लिया हुआ है, वो जाके हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, तो वहां से जो भी पैसा, मतलब कि पॉकेट से कुछ पे नहीं करना पड़ता, सारा कुछ स्टार हेल्थ देती है, तो उसको कैशलेस बोलते हैं। ठीक है, को पे भी आप लोगों को अभी समझा देती हूँ। लास्ट टाइम मैंने बाद में समझाया था तो बहुत से लोगों को समझ नहीं आया था, बहुत से हमारे कुछ एजेंट्स हैं उनको। को पे का मतलब होता है कोई भी कस्टमर अगर 61 साल के बाद, 61 कंप्लीट होना चाहिए, मान लेते हैं कि 60 साल 11 महीने के कोई कस्टमर है हमारे, उस पे कोपे लागू नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे कोई कस्टमर है राजीव जी, उनको राजीव जी
आज 60 साल 5 महीने या 60 साल 6 महीने के, आज की डेट में वो मुझसे पॉलिसी ले लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश पॉलिसी। और अगर हमारे किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके भर्ती होते हैं, कोई घटना दुर्घटना से या किसी बीमारी से, तो सारा का सारा पैसा स्टार हेल्थ एक्सपेंस करती है, यानी कि कोई पॉकेट से पे नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर वही उनकी उम्र 60 वर्ष 61 वर्ष से अधिक है, यानी कि 61 कंप्लीट हो चुकी है, मान लेते हैं आज 5 जनवरी को वो 61 कंप्लीट कर चुके हैं और कल वो मुझसे पॉलिसी लेते हैं, तो उनका को पे लगता है। अब को पे का मतलब होता है कि कुछ पैसा कस्टमर को देना होता है, कुछ, वो कुछ 10% हो सकता है, 15% हो सकता है और 20% हो सकता है। अब मैं बता देती हूँ वो कुछ पैसा होता किसका है, सम अश्योर्ड का नहीं होता है। मान लीजिए 5 लाख की पॉलिसी है, तो 5 लाख का 10% 50,000 कस्टमर नहीं देंगे। जब भी जितने का क्लेम आएगा ना, मान लीजिए 5 लाख की पॉलिसी लेकिन क्लेम आया सिर्फ 70,000, तो 70,000 का 10% यानी 7,000 रुपए कस्टमर को अपने पॉकेट से दे पे करना पड़ेगा। बाकी 63,000 रुपए कंपनी पे करेगी। अब हमारे सारे ही प्लान में 61 साल से ऊपर की एज पे जो कस्टमर आके हमसे पॉलिसी लेते हैं, उस पे थोड़ा थोड़ा को पे लगा हुआ है। किसी में 10%, किसी में 15%, किसी में 20% और मैक्सिमम किसी में 30%, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये कोपे सिर्फ तभी लगता है, उन्हीं कस्टमर को पे करना होता है जो 61 साल से ऊपर में आकर पॉलिसी लेते हैं, फ्रेश पॉलिसी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? ओके, लव कुश मिश्रा जी को क्लियर है। आप में से किसी का कोई कंसर्न? तो पंडित जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? चाहे तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप, चैट जी बॉक्स में जी बोलिए। मुझे क्लियर है मुझे। क्लियर है, चलिए ठीक है। अजय कुमार जी को भी क्लियर है। सिंपल सी बात है, 61 साल से ऊपर के अगर कोई भी कस्टमर आपसे फ्रेश पॉलिसी ले रहे हैं ना, अगर रिन्यूअल है तो नहीं, या फिर कोई पुरानी पॉलिसी चलती आ रही है तो भी नहीं, और 61 साल के कंप्लीट हुए नहीं है आज के डेट में तो भी नहीं, 60 साल 11 महीने का भी कस्टमर चलेगा, कोई कोपे नहीं लगेगा। लेकिन अगर 61 कंप्लीट है, 61 से 65 साल की उम्र में आके अगर हमसे कोई कस्टमर पॉलिसी लेता है तो कोपे लगेगा। और कोपे का मतलब होता है वही 10%, 15%, 20% कस्टमर को पे करना पड़ता है क्लेम का अमाउंट। 5 लाख की पॉलिसी है, 2 लाख का क्लेम है तो 10% या 20%, वो पॉलिसी वाइज है। अब फॉर एग्जाम्पल यंगस्टार जो हमारी पॉलिसी है वो सिर्फ 40 साल तक के लोगों के लिए, हमारे यंग लोगों के लिए, इसलिए उसमें कोई कोपे नहीं है। लेकिन बाकी अगर मैं बात करूँ फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, कॉम्प्रिहेंसिव, मेडी क्लासिक, रेड कारपेट, सीनियर सिटीजन, तो इन सब में कोपे है। वो जब हम आपको प्लान गाइड करेंगे उस समय समझाऊंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैशलेस समझ आ गया। रूम रेंट, रूम रेंट का मतलब होता है हॉस्पिटल में कस्टमर जिस भी रूम में जाके भर्ती होते हैं, एडमिट होते हैं, उसका जो पूरा एक्सपेंस है वो कंपनी पे करती है। बहुत ही इजी वर्ड है, ये कीवर्ड तो आप लोग समझ गए होंगे। रूम रेंट, हॉस्पिटल के रूम रेंट की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आईसीयू। आईसीयू की फुल फॉर्म आप में से किसी को मालूम है? बताइए प्लीज। इंटेंसिव केयर यूनिट। ओके, बिल्कुल सही बॉबी जी। इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू का फुल फॉर्म होता है। क्रिटिकल कंडीशन जब होती है ना, तो कस्टमर को आईसीयू में भी एडमिट रहना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ आईसीयू का फिलहाल यही मतलब आप समझ लीजिए। आईसीयू जो होता है क्रिटिकल कंडीशन के लिए, और नॉर्मल अगर कोई डिजीज है तो उसके लिए रूम में कस्टमर एडमिट होते हैं। तो रूम का खर्चा, आईसीयू का खर्चा, दोनों का ही खर्चा कंपनी पे करती है, चाहे वो नेटवर्क हो चाहे वो नॉन नेटवर्क हो। तो अभी हम सिर्फ कीवर्ड्स बता रहे हैं, तो जस्ट मैंने आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा। इसका फुल फॉर्म है इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, अब ये इंटेंसिव केयर यूनिट कब काम आता है? जब कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है, क्रूशियल स्टेज कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, उस कंडीशन में कस्टमर अगर वहां पे भर्ती होते। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डॉक्टर फीस। डॉक्टर फीस का सिंपली मीनिंग है जिस भी हॉस्पिटल में कस्टमर हमारे एडमिट हुए हैं, उसका जो भी मान लीजिए कोई स्पेशल सर्जन, कोई स्पेशल डॉक्टर आया ना, तो उसका जो भी खर्चा पानी, जो भी एक्सपेंस उठता है, तो वो कंपनी पे करती है। तो वो उसको डॉक्टर फीस बोला जाता है। डॉक्टर के जो भी चार्जेस बनते हैं वो, जहां तक क्लियर है आपको? रूम रेंट, आईसीयू, डॉक्टर फीस, बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर। मैम क्लियर है मैम। चलिए, डॉक्टर फीस अगर क्लियर है, आगे। ओके, तो नो क्लेम बोनस, ये हमें भी अच्छे से समझ आना चाहिए और हमें कस्टमर को समझाना भी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि और हाँ, नो क्लेम बोनस ना बहुत ही अलग, मतलब कि कैसे बताऊं, मान लीजिए जितना बड़ा सम एश्योर्ड देंगे ना, नो क्लेम बोनस उतना ज्यादा मिलता है। तो नो क्लेम बोनस का मतलब आप मुझे बताएंगे? नाम से ही समझ आ रहा होगा, हर पॉलिसी में हम आप लोगों को बताते हैं, हर पॉलिसी, हमारी जितनी भी पॉलिसी है ना, उसमें नो क्लेम बोनस वर्ड, हम नो क्लेम बोनस देते ही है हर। ऑल पीरियड नो क्लेम। हम्म, ओके, मैं बता देती हूँ नो क्लेम क्लेम।
पूरे साल में क्लेम नहीं होगा, नो क्लेम है, उसके लिए नो क्लेम बोनस मिलता है। बिल्कुल। सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के नाम से आपने मुझे जो आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है। आपका नाम जान सकती हूँ सर? जाकिर मैडम, मैंने ज्वाइन किया तो चेंज करूंगा। हाँ प्लीज चेंज कर लीजिए सर। ओके, तो इनका आंसर एकदम सही था। मैं बता देती हूँ, एक बार क्लियर कर देती हूँ। नो क्लेम, नो क्लेम नाम से ही समझ आ रहा है कि जिस साल भी क्लेम नहीं आया है। ओके, अब वो मानते हैं जनवरी 2022 में किसी ने आपसे पॉलिसी ली, 2023 जनवरी तक भी कोई क्लेम नहीं आया, 2024 जनवरी तक भी कोई क्लेम नहीं आया, तो जिस भी साल क्लेम नहीं आता है कंपनी उस साल कुछ एक्स्ट्रा पैसा सम एश्योर्ड में ऐड करती है। ओके, उसको नो क्लेम बोनस कहते हैं। अब वो कितना ऐड करती है वो जब मैं आपका सेशन लूंगी ना प्लान वाइज, यंगस्टार में कितना है, कॉम्प्रिहेंसिव में कितना है, एफएचओ में कितना है, तब हम आपको बताएंगे। 100% तक हमारा नो क्लेम बोनस होता है, यानी कि अगर किसी की 10 लाख की पॉलिसी है तो वो 20 लाख तक भी हो जाती है अगले साल। ठीक है, लेकिन वो प्लान वाइज है। तो नो क्लेम बोनस का मतलब समझ लीजिए, जिस साल भी कोई क्लेम नहीं आया है उस साल कंपनी कुछ एक्स्ट्रा पैसा देती है, सम एश्योर्ड में एड ऑन करती है, उसको नो क्लेम बोनस कहते हैं। मान लेते हैं 10 लाख की पॉलिसी है, कोई क्लेम नहीं आया, अगले साल पॉलिसी 20 लाख की हो गई कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस में, तो अगले साल पूरा 20 लाख का भी अगर क्लेम आता है ना तो वो वन शॉट में पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल कस्टमर का कोई क्लेम नहीं था, इस साल सिंगल क्लेम आया है, तो वो कंपनी 20 लाख का पास कर देगी, जबकि प्रीमियम 10 लाख का ही लेगी। तो नो क्लेम बोनस अलग अलग अमाउंट का मिलता है हर पॉलिसी में, वो मैं आपको जब मतलब सेशन लूंगी प्लान का तभी बताऊँ। रिस्टोरेशन एंड ऑब्लिक रिचार्ज। रिस्टोरेशन का मतलब होता है, आप रिस्टोरेशन को हम और आप सेकेंड पॉलिसी के नाम से भी जान सकते हैं। यानी कि 5 लाख की पॉलिसी है और 5 लाख का ही हम प्रीमियम दे रहे हैं, कस्टमर हमें 5 लाख रुपए का ही प्रीमियम दे रहा है, 15,000। ठीक है, लेकिन अगर 5 लाख रुपए उसी साल यूज हो गए, ठीक है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, हस्बैंड का क्लेम आ गया, पूरा 5 लाख यूज हो गया, ठीक है, उसके बाद सेम ईयर में वाइफ अगर गवर्नमेंट टीचर है या कहीं जॉब करती हैं, सर्विस वुमेन है, और उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मेजर एक्सीडेंट, जिसमें 2 से 2.5 लाख का एक्सपेंस आ रहा है, तो दोबारा से उसी साल बिना रिन्यूअल के, रिन्यूअल से पहले ही अगर जरूरत पड़ती है तो कस्टमर को दोबारा से 5 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कि 5 लाख की पॉलिसी थी और 5 लाख का ही प्रीमियम कस्टमर ने पे किया था पहले साल, ठीक है, और उनका क्लेम भी आया तो पूरा 5 लाख कंपनी ने दिया भी, लेकिन सेम ईयर अगर दोबारा से फैमिली के किसी भी अदर मेंबर को, चाहे वो बच्चे हो या स्पाउस हो, स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड या वाइफ, तो अगर उनमें से किसी का क्लेम आता है और फिर से जरूरत पड़ती है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख, जितने की पॉलिसी है उतने की ही दोबारा जरूरत पड़ती है, तो जो कंपनी है वो देती है, उसको रीस्टोर बोलते हैं। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम रीस्टोर को सेकेंड पॉलिसी के नाम से भी जान सकते हैं। रीस्टोर आपको क्लियर है? आप सभी लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज। यस ओके, मैम, क्लियर क्लियर है है। मैम। ओके, मेरा ना बहुत जरूरी है जानना कि आप लोगों को क्लियर है या नहीं क्लियर है, कहीं मैं बता दूं बाद में पता चले कुछ क्लियर ही नहीं है, तो मुझे तो बहुत अजीब लगेगा ना कि मैं इतनी देर से बोल रही हूँ और किसी को कुछ समझ नहीं है। ऐसे ही हमारा एक रिचार्ज फीचर है, हर प्लान में नहीं होता है। अभी के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में रिचार्ज का फीचर है, 25% का रिचार्ज मिलता है, रिस्टोरेशन 100%, वो भी 4 गुना, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा की सिर्फ बता रही हूँ, और रिचार्ज मिलता है 25%। वो सिर्फ उसमें मिलता है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा क्लियर नहीं किया। जितने की भी पॉलिसी है ना उसका 25% पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो है एफएच। ठीक है, तो रिस्टोरेशन आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, सेकंड पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, और रिस्टोरेशन सिर्फ तब काम करता है जब पहला, मतलब 5 लाख की पॉलिसी और 5 लाख पूरा यूज हो जाएगा, तभी दोबारा से 5 लाख रुपए और मिलेंगे। और एक चीज मैंने अभी आप लोगों को गलत बता दी थी कि वाइफ का क्लेम आता है अगर एक्सीडेंट का, रिस्टोरेशन कभी भी एक्सीडेंट में काम नहीं करता। अगर फर्स्ट क्लेम आया है हस्बैंड का एक्सीडेंट का और पूरा जो सम एश्योर्ड था वो यूज हो गया तो मिल जाएगा, अगर सेकंड क्लेम वाइफ का भी एक्सीडेंट का आएगा तो रिस्टोरेशन काम नहीं करेगा। रिस्टोरेशन या रिचार्ज सिर्फ और सिर्फ डिजीज पर और इलनेस पे ही काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, मैंने एग्जाम्पल एक्सीडेंट का दिया था, बट रिस्टोरेशन काम करता है हर समय सिवाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का सेकंड क्लेम एक ही साल में नहीं आना चाहिए, उसके लिए अलग फीचर होते हैं, आरटीए होता है, मतलब कि रोड एक्सीडेंट का अलग फीचर होता है, अलग से उसका पैसा मिलता है समर शर्ट के अलावा। मैडम जी, लेकिन ये कंप्रेसिव में तो काम करता है? हाँ सर। वहाँ काम करता है? नहीं, एक्सीडेंट में काम नहीं करता है सर। नहीं नहीं, एक्सीडेंट का नहीं, और कोई डिसीज जो होते हैं कोई भी, चाहे वो यंगस्टर हो सर, मेडिक्लासिक हो, एफएचओ हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो,
एक बार 10 लाख का पॉलिसी ले लिया, 10 लाख खत्म। दोबारा से सेम ईयर में बच्चे का या बीवी का या किसी भी दूसरे बच्चे का क्लेम आता है तो हमको दोबारा से वो पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिस्टोरेशन पे ना एक चीज ध्यान रखिएगा, कंडीशन लगी होती है एक, किसी में 2 और किसी में कुछ भी नहीं। यंग स्टार में कोई कंडीशन नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव में एक कंडीशन है कि पुराना वाला जो 10 लाख रुपए है, जो बेसिक है, वो यूज होना चाहिए तभी मिलेगा। और एफएचओ में 2 कंडीशन है कि पुराना जो 10 लाख बेस है ना वो भी यूज होना चाहिए और सेम पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर सेम पर्सन को सेम बीमारी के लिए, मान लो हार्ट का कोई इलाज करवाया, 10 लाख रुपए यूज हो गए, अब दोबारा से जनवरी में इलाज करवाया था, अब अक्टूबर में दोबारा से वो बोलता है कि दोबारा से हार्ट का ही मैं पेशेंट हूँ, हार्ट की ही दिक्कत है मुझे, दोबारा से 10 लाख, तो वो नहीं मिलेगा। सेम पर्सन सेम डिजीज पे एफएचओ में काम नहीं करता है। तो रिस्टोरेशन पे कंडीशन यानी कि शर्तें लागू होती हैं, तो वो आपको प्लान वाइज बताई जाएंगी। अभी इसका मतलब होता है सेकेंड पॉलिसी, एक बार सम एश्योर्ड खत्म हो गया तो दोबारा से रिस्टोर हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए बात कर लेते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की। तो प्री एग्जिस्टिंग नाम से ही समझ आ रहा है, प्री एग्जिस्टिंग पहले से जो एग्जिस्ट कर रही है। क्या एग्जिस्ट कर रही है? डिजीज। डिजीज मतलब बीमारी। कोई भी बीमारी अगर शरीर में पहले से ही है तो उसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज बोलते हैं। ओके, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मतलब इतना सा होता है, पुरानी चल रही कोई भी बीमारी, चाहे वो एक्सीडेंट से कुछ हुआ हो घुटने में और अभी भी घुटने में दर्द रहता है तो वो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है। चाहे वो हमें नॉर्मल कस्टमर को शुगर है तो वो भी हमारा कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है। चाहे हाइपरटेंशन, बीपी जिसको बोलते हैं, ब्लड ब्लड प्रेशर, वो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है। अस्थमा होता है जिसको दमा, दमे की भी बीमारी बोलते हैं, वो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है। किसी को थायराइड होता है जिसमें बहुत ज्यादा मोटे या बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं, दोनों को ही थायराइड कहते हैं। तो थायराइड, शुगर, अस्थमा, बीपी, ये सब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जो पहले से ही है। और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के केस में भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज कंपनी नहीं लेती है, प्रीमियम उतना ही रहता है, बस वेटिंग पीरियड लगा होता है। वेटिंग पीरियड के बाद अगर पुरानी बीमारी से रिलेटेड कोई क्लेम आता है, कोई इलाज की जरूरत कस्टमर को पड़ती है, तब वो क्लेम पास होगा। जो भी उसका वेटिंग पीरियड है वो 2 साल भी है, 3 साल भी है, 1 साल भी है और 4 साल भी है, प्लान वाइज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेसिफिक डिजीज। स्पेसिफिक डिजीज के नाम कुछ यहाँ लिखे भी हुए हैं। अब मुझे कोई बताएगा इन स्पेसिफिक डिजीज को स्पेसिफिक डिजीज ही क्यों कहते हैं? पथरी यानी कि स्टोन, कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद, हर्निया, पाइल्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, रसौली, गायनी रिलेटेड इशू, ठीक है, फेब्राइड, इसको स्पेसिफिक डिजीज ही। स्पेसिफिक डिजीज जैसे कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती है जो पहले से चल रही होती है, जिसके लिए हम एक सिंगल टेबलेट ले लेते हैं तो वो ठीक हो जाती है। मान लीजिए किसी को शुगर है, तो बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा है, कोई उनकी दवाई वगैरह नहीं चलती, बस उनको परहेज होता है। ठीक है, इसीलिए कंपनी इसका कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम भी नहीं लेती है। इसी तरीके से स्पेसिफिक डिजीज होती है, उसका भी कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं है। लेकिन स्पेसिफिक डिजीज वो डिजीज होती हैं जो थोड़े थोड़े टाइम के लिए हो, और थोड़े टाइम के लिए मतलब वो थोड़े टाइम में ठीक हो जाए। अब मान लेते हैं स्टोन है, पथरी है, अब जैसे बीपी था प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, तो कितना भी टेबलेट वेबलेट लो वो लाइफ टाइम के लिए होता है और बाद में जाके किडनी पे भी इफेक्ट करता है। लेकिन जो स्टोन है, स्टोन का क्या होता है ना कि वो एक एक ही दिन का उसका इलाज होता है, एक ही दिन में वो सही हो जाता है। इसी तरीके से कैटरेक्ट का भी 3 से 4 घंटे का मोतियाबिंद का इलाज होता है आंखों का, तो वो सही हो जाता है। इसी तरीके से पाइल्स का भी इंजेक्शन में भी सही हो जाता है और 3-4 घंटे का जो ऑपरेशन होता है उसमें भी। तो स्पेसिफिक डिजीज वो स्पेसिफिक डिजीज होती हैं जो कि जिसका इलाज एक ही दिन में या 2-3-4-5 घंटे में हो जाता है और जो कम टाइम के लिए रहती है। अब जैसे किसी को पता चलेगा स्टोन है, वो तो भाई ठीक करवाएगा ना, है ना। कहीं बाद में पता चले कि कैंसर है, उसमें भी वही सिस्टम होता है गांठे वगैरह का। और इसमें भी क्योंकि मेरे पास एक कस्टमर थे मेरे नोन टू में, तो मैं उनको जानती हूँ, उनको लगा कि उनको स्टोन है बट उनको कैंसर था, वो भी 4th स्टेज पे। तो ये कुछ स्पेशल डिजीज होती है जो थोड़े टाइम के लिए होती हैं और थोड़े ही टाइम में ठीक हो जाती हैं, एक दिन में ऑपरेशन करा लो या ट्रीटमेंट लेते रहो तो ठीक हो जाती है। गायनी रिलेटेड इशू जिसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेती हैं फीमेल, तो ये सारा हमारा स्पेसिफिक डिजीज में आता है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को स्पेसिफिक डिजीज और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते प्री हॉस्पिटलाइजेशन। प्री का मतलब होता है पहले और इसके आगे है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। दोनों एक साथ समझा देती हूँ। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का खर्चा, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है हॉस्पिटल में एडमिट होने से बाद का खर्चा।
सिंपल इसका मीनिंग ये है। अब हॉस्पिटल में एडमिट होने से कितने दिन पहले का खर्चा और हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने के कितने दिन बाद का खर्चा कंपनी देती है, वो प्लान पे डिपेंड करता है। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि 60 दिन पहले यानी कि 2 महीने पहले और 90 दिन बाद यानी कि 3 महीने बाद तक का एक्सपेंस कंपनी देती है, और ये पैसा कभी भी कैशलेस नहीं होता। ऑब्वियसली कैशलेस तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 2 महीने पहले का कंपनी पैसा दे रही है। तो आप डेली डेली कस्टमर डेली डेली अगर कोई मेडिसिन ले या चेकअप कराए तो वो डेली तो नहीं बताएगा ना स्टार हेल्थ को कि हाँ मैं जा रहा हूँ चेकअप के लिए, पैसा कैशलेस कर देना, ऐसा नहीं होता। इसीलिए जब भी क्लेम का मान लेते हैं कस्टमर एडमिट हुए, एडमिट होने से पहले का जो खर्चा था ना, यानी पहले से जो बिल्स बने हुए थे डॉक्टर के, दवाइयों के, कुछ ऑक्सीजन वगैरह यूज हुआ था तो 1-2 दिन के लिए अगर एडमिट हुए थे तो उसका जितना भी खर्चा है, और डिस्चार्ज होने के बाद 90 दिन का जितना भी खर्चा है, सबके बिल्स जमा करने पड़ते हैं स्टार हेल्थ में। तो उसका पैसा रीइंबर्स यानी कि कस्टमर के अकाउंट में दिया जाता है, पहले कस्टमर को खुद पे देना पड़ता है। तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब एडमिट होने के बाद यानी कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, और प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब एडमिट होने से पहले, दोनों का एक्सपेंस। क्लियर है? आप लोग कितने दिन बाद तक प्री एंड पोस्ट का क्लेम कर सकते हैं? सर 2 महीने बाद तक ही प्री एंड पोस्ट का क्लेम कर सकते हैं। कस्टमर आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, 90 दिन बाद इसका जो पोस्ट का क्लेम है, तो ये जो 90 दिन बाद की मैं बात कर रही हूँ, जो पोस्ट का क्लेम है ना, वो हार्डली 1 महीना मान के चलिए, 2 भी मैंने गलती से ज्यादा बोल दिया, 1 महीने तक ही आप बता सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को डिस्चार्ज हुए ऑलरेडी 3 महीने हो गए, 3 महीने का पोस्ट का बिल भी जमा कर लिया। अब जब हमें पता है कि सिर्फ 3 महीने का ही क्लेम मिलेगा, 4 महीने का नहीं मिलेगा, मैं पोस्ट क्लेम की बात कर रही हूँ, तो 3 महीना कंप्लीट होते ही जमा कर देना चाहिए ना। ज्यादा वेट करेंगे तो स्टार हेल्थ भी तो बोलेगा ना कि किस चीज का वेट कर रहे थे आप, जब आपको पता है कि 3 महीने का ही पोस्ट का क्लेम मिलता है। ठीक है हेमंत जी? तो 3 महीने की जितनी भी बिल्स वगैरह हैं वो 3 महीने के 1 महीने बाद तक जमा कर देने हैं, तभी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम मिलेगा। और प्री के साथ भी यही है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन का जो डॉक्यूमेंट है, जो बिल वगैरह है, वो भी पोस्ट के साथ जमा कर सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम जो हमको मिलता है वो 1 महीना मिलता है पोस्ट के बाद। आई होप आप लोगों को क्लियर है। यू मोस्ट वेलकम हेमंत जी। चलिए, तो प्री एंड पोस्ट आप लोगों को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप का नॉर्मल सा मतलब होता है रूटीन जो चेकअप होता है ईयरली बेसिस पे, वो कंपनी बेयर करती है, कंपनी उसका एक्सपेंस देती है। हमारी एक एक पॉलिसी है यंग स्टार, जिसमें हर साल क्लेम मिलता है, चाहे क्लेम आए चाहे ना आए। और हमारी बाकी जितनी भी पॉलिसी है उसमें हेल्थ चेकअप तब मिलता है जब क्लेम नहीं आता। ओनली वी हैव यंग स्टार जिसमें कि हेल्थ चेकअप हर साल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, यानी कि नो मैटर क्लेम आया चाहे नहीं आया, हेल्थ चेकअप वो ले सकते हैं। जस्ट मेल करना है, कॉल करना है कि हाँ आई वांट हेल्थ चेकअप, देन वो आपको बता देंगे कि ये हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पर नर्सिंग जो होम होते हैं, यहाँ पे आप चेकअप करा सकते हो। तो हेल्थ चेकअप कंपनी देती है किसी किसी पॉलिसी में, मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में जिस साल क्लेम नहीं आता उस साल ही हेल्थ चेकअप मिलता है। केवल यंगस्टर ऐसी पॉलिसी है जिसमें हर साल क्लेम हेल्थ चेकअप मिलता है, चाहे क्लेम आए चाहे क्लेम ना आए। डोमिशलरी ट्रीटमेंट। डोमिशलरी ट्रीटमेंट का मतलब होता है अगर कोई कस्टमर नो मैटर यंग एज है, मिडल एज है या ओल्ड एज है, इसमें फोटो ओल्ड एज की है, इसलिए आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दी कि नो मैटर कि वो बिल्कुल यंग है या मिडल एज के हैं 50 साल के, या ओल्ड एज के हैं 60-65 साल के, कोई मैटर नहीं करता। अगर कस्टमर की स्थिति हॉस्पिटल जाने लायक नहीं है, डॉक्टर उनको खुद सजेस्ट करते हैं कि हॉस्पिटल में नहीं आ सकते हैं, घर पे ही उनका इलाज चलेगा, तो उसको डोमिशलरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। लेकिन डोमिशलरी ट्रीटमेंट में एक कंडीशन और लागू होती है, वो है 3 दिन हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि 3 दिन तक घर पे इलाज चलना चाहिए। अगर 3 दिन से कम में 1 दिन या 2 दिन में ठीक हो जाते हैं कस्टमर घर पे रहकर, तो उसका खर्चा, उसका एक्सपेंस कंपनी नहीं देती है। ठीक है? तो डोमिशलरी हॉस्पिटलाइजेशन, घर पे पूरा सेटअप बिठाया जाता है, रूम में पूरा, घर के रूम में पूरा सेटअप बिठाया जाता है हॉस्पिटल का, नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जो भी ऑक्सीजन वगैरह की जो जरूरत पड़ती है वो सब कुछ होता है। उसकी 2 ही कंडीशन है, एक तो कस्टमर एकदम क्रिटिकल स्टेज पर हो, मतलब कि हॉस्पिटल जाने की कंडीशन में ना हो, और दूसरा मिनिमम 3 दिन का घर पे रह, मतलब कि मिनिमम 3 दिन का होम हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद ही 3 दिन से ज्यादा अगर वो मतलब कि डोमिशलरी हॉस्पिटलाइजेशन ले रहे हैं तभी वो कवर होता है, 3 दिन से कम का कवर नहीं होता। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। कोई भी क्वेरी हो चैट बॉक्स में लिखिएगा। आयुष ट्रीटमेंट।
आयुष ट्रीटमेंट का मतलब होता है जितने भी यूनानी, सिद्धा, देसी दवाइयों से जो ट्रीटमेंट होते हैं ना, उसको आयुष ट्रीटमेंट कहते हैं, चाहे वो होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, या जो फूल पत्तियों से ट्रीटमेंट होते हैं वो हो, वो सारे आयुष ट्रीटमेंट होते हैं। एक एग्जांपल दूंगी जो लास्ट टाइम दिया था, हम सबने मूवी देखी है सलमान खान की तेरे नाम, उसमें जब वो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जब उनके साथ मार पिटाई हो जाती है, तो वो जो ट्रीटमेंट लेते हैं ना, वो आयुष ट्रीटमेंट में आता है। ये आपको जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, क्योंकि उनका इलाज उस मूवी में दिखाया गया कि फूल पत्तियों से हो रहा है। ठीक है, तो वो जो इलाज है वो आयुष ट्रीटमेंट है, यानी कि अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ के, जो एलोपैथिक इलाज होता है उसको छोड़ के, जितने भी यूनानी, सिद्धा, फूल पत्तियों से देसी जो ट्रीटमेंट होते हैं वो आयुष ट्रीटमेंट कहलाते हैं। और आयुष ट्रीटमेंट हमारी हर पॉलिसी में कवर है, कुछ कुछ अमाउंट के लिए, 30,000, 40,000। अब इतना कम इसलिए क्योंकि इसका खर्चा भी बहुत कम होता है अगर कोई हाँ बीमारी है। मैम। जी, हाँ मैम, क्वेश्चन है मैम एक यहाँ पे। पूछिए बॉबी जी। ये आयुष ट्रीटमेंट जो है मैम, तो ये तो ये इमरजेंसी अस्पताल में तो नहीं मिलता है मैम, तो ये इसके कहीं। अलग अस्पताल होते हैं सर। जी। इसका पैसा, मैं एक और चीज आपको बता दूं, आप क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आप ये भी बोलेंगे कि वो शायद कनेक्टेड ना हो हमारे वहां से ना, तो काफी सारे क्या बताऊं, काफी सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो आयुष ट्रीटमेंट देते हैं और हमसे कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे भी सेम रूल लागू होगा। कनेक्टेड हॉस्पिटल में अगर आयुष ट्रीटमेंट अवेलेबल है और कस्टमर लेता है तो पैसा कैशलेस, और अगर नॉन नेटवर्क में जाता है तो सारा पैसा रीइम्बर्स होता है। लेकिन वही इस पे एक कैप लगा हुआ है कि 30 से 40 हजार तक का ही खर्चा मिलता है। वो इसलिए क्योंकि ये सस्ता होता है ना, कोई अंग्रेजी इलाज ले रहा है और कोई देसी इलाज ले रहा है आयुष ट्रीटमेंट, तो दोनों का कंपेयर आप करोगे ना, तो आयुष ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा सस्ता। ओके मैम। ओके सर। हॉस्पिटल कैश, एक होता है क्लेम, कि पूरे मतलब 7-8 दिन भर्ती रहे, उसका पैसा कंपनी ने पे कर दिया, उसको क्लेम बोलते हैं। एक होता है हॉस्पिटल कैश। हॉस्पिटल कैश यानी कि जितने भी दिन कस्टमर एडमिट रहते तो पर डे के हिसाब से कंपनी पैसा देती है। अब पर डे के हिसाब से कितना पैसा देती है, कई में 500 रुपए, कुछ प्लान में 750, कुछ प्लान में 1000, और बाकी वो सम एश्योर्ड वाइज होते हैं, कि अगर सम एश्योर्ड 5 लाख का है तो 500 रुपए, अगर सम एश्योर्ड 25 लाख का है तो 1000 रुपए। तो वो डिपेंड करता है सम एश्योर्ड कितना है। तो क्लेम तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्री का खर्चा, प्री हॉस्पिटलाइजेशन का, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का, और जो भी बीमारी थी उसका, सब कुछ मिला के जो कंपनी पे करी है वो क्लेम है। ये हॉस्पिटल कैश है। हॉस्पिटल कैश मीन्स जितने भी दिन कस्टमर एडमिट रहे, मान लीजिए 7 दिन एडमिट रहे या 8 दिन एडमिट रहे, तो पर डे के हिसाब से पैसा मिलता है। अब हॉस्पिटल कैश जो होता है वो भी मैक्सिमम एक बार में 7 दिन का ही मिलता है, वो भी प्लान वाइज है। तो अगर 1000 रुपए पर डे मिलता है और कस्टमर 10 दिन एडमिट है तो 7 दिन का 7,000 रुपए उनको मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज। एम्बुलेंस एंड एयर एम्बुलेंस। एम्बुलेंस आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखी भी होगी, तो सिंपली आप समझ गए कि एम्बुलेंस का खर्चा कंपनी देती है। एयर एम्बुलेंस बता देती हूँ, चॉपर होता है, हेलीकॉप्टर होता है, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है। अगर कंडीशन कस्टमर की ऐसी होती है कि दिल्ली में इलाज नहीं है, मुंबई शिफ्ट करना पड़ेगा, डॉक्टर कंसल्ट करते हैं कि इनको मुंबई, हम अपने सेकेंडरी हॉस्पिटल मुंबई में ट्रांसफर करेंगे, तो एयर एम्बुलेंस के थ्रू, क्योंकि कस्टमर की स्टेज अगर इतना क्रिटिकल कंडीशन है कि दिल्ली तक में इलाज नहीं है, मुंबई जाना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली स्टेज उनकी जो कंडीशन है वो थोड़ी डाउन है। कंडीशन डाउन है तो वो ट्रेन से, बस से तो नहीं लेके जाएंगे ना पेशेंट को, तो उस कंडीशन में एयर एम्बुलेंस यूज होता है। तो घंटे 2 घंटे में कस्टमर दिल्ली से मुंबई पहुंचाया जाएगा एयर एम्बुलेंस के थ्रू, तो उसका जो एक्सपेंस होता है कंपनी करती है कवर। कितना करती है वो हम प्लान में बताएंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ कि कितना करती है वो प्लान में बताएंगे, क्योंकि हर चीज कवर है, लेकिन कितना कितना है वो प्लान वाइज है, और कौन से प्लान में है कौन से में नहीं ये भी बताएंगे। कुछ प्लान में नहीं भी होता है एयर एम्बुलेंस, एम्बुलेंस हर प्लान में होती है। एम्बुलेंस तो आपको पता ही होगा, आप सभी लोगों को, रोड एम्बुलेंस की बात हो रही है यहाँ पे, उसका जो भी एक्सपेंसेस होता है, कई जगह एक्चुअल बेसिस पे होता है, मतलब कि जितना आया एम्बुलेंस का खर्चा वो कंपनी कवर करती है, और कई जगह पे लिमिट लगी होती है कि 5,000 तक या 10,000 तक की एम्बुलेंस का खर्चा मिलेगा, वो पॉलिसी वाइज है। आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क हॉस्पिटल। नेटवर्क हॉस्पिटल्स का मतलब होता है वो हॉस्पिटल जो हमारे पैनल, हमारे स्टार हेल्थ से कनेक्टेड है, उसको बस नेटवर्क हॉस्पिटल बोलते हैं। दूसरा होता है नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल बोलते हैं जो कि 20 बेड से ज्यादा के हॉस्पिटल होने के बाद भी स्टार हेल्थ से कनेक्टेड नहीं है। अब एक और चीज आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई कस्टमर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो क्लेम तभी मिलेगा जब वो हॉस्पिटल मिनिमम 20 बेड का हो। 20 बेड से भी कम के हॉस्पिटल में जाके कस्टमर एडमिट होते हैं
तो 50-50 चांसेस रहते हैं, क्योंकि फिर वो बहुत ही छोटा नर्सिंग होम, बहुत ही छोटा हॉस्पिटल, और ऐसे हॉस्पिटल में किसी मेजर क्लेम का तो ऑब्वियसली क्लेम आया नहीं होगा, कोई मेजर इलाज तो हुआ नहीं होगा, वही सर्दी जुकाम, वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, यही सब हुआ होगा ना। तो इसीलिए स्टार हेल्थ देखता है कि जेन्युइन क्लेम था या नहीं था। तो जेन्युइन क्लेम हॉस्पिटल से भी अंदाजा लगाया जाता है, अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल भी है तो 20 बेड से ज्यादा का होना चाहिए, और नेटवर्क हॉस्पिटल है तो नेटवर्क हॉस्पिटल का मतलब है कि वो हमारे पैनल से कनेक्टेड है। एक होता है अग्रीड हॉस्पिटल। अग्रीड हॉस्पिटल होते हैं जांचे परखे हॉस्पिटल, यानी कि टेस्ट एंड ट्रायल्स हॉस्पिटल, यानी कि स्टार हेल्थ से उसको ऑलरेडी जांचा जा चुका है कि वो बिल्कुल जेन्युइन है, वहां पे एडमिट होने का मतलब है कि क्लेम 100% मिलेगा। वो तो नेटवर्क हॉस्पिटल में भी मिलेगा, लेकिन अग्रीड का मतलब है कि वो ऑलरेडी स्टार हेल्थ से जांचे परखे, यानी कि ऑलरेडी वहां के 100-200 क्लेम स्टार हेल्थ पास कर चुका है। क्लियर है आपको? करते हैं टीपीए की बात कर लेते हैं। टीपीए का मुझे फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग? टीपीए आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कई बार बताया है, यस मैम। में से लिखा ही आ रहा है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जैक्टली, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक चीज आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि जो हमारा ये स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी है, इसका अपना खुद का टीपीए होता है, यानी कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। खुद का टीपीए होने की वजह से क्लेम की गारंटी होती है, पीपीटी में नजर आ रहा होगा। क्लेम का सेटिस्फेक्शन आप कस्टमर को दे सकते हो। क्यों दे सकते हो? क्योंकि आप उसको बोल सकते हो कि सर, स्टार हेल्थ ने किसी थर्ड पार्टी, किसी कंपनी को हायर नहीं किया हुआ है क्लेम के लिए, हमारा खुद का टीपीए है, हमारा इन हाउस टीपीए है। इन हाउस टीपीए बोलते हैं, यानी कि किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे खुद का एक टीपीए बना होता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन बना होता है, जहाँ पे कस्टमर एडमिट हुए, आधार कार्ड, पॉलिसी की कॉपी दे दी, तो सारा पैसा कैशलेस हो गया। तो वो टीपीए उसको बोलते हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसीलिए आप कस्टमर को बोल सकते हो कि सर, अपनी क्लेम की गारंटी है कि अगर आपका जेन्युइन क्लेम है तो एक भी पैसा मारा नहीं जाएगा, जो भी जेन्युइन पैसा है वो मिलेगा। ठीक है। प्रीमियम की मैं बात कर लेती हूँ। ऑब्वियसली आप लोग हमारे एजेंट है तो प्रीमियम आपको पता होगा, फिर भी क्योंकि यहाँ शो हो रहा है इसलिए समझा रही हूँ। कोई भी सम अश्योर्ड है, उसके लिए जितना अमाउंट कस्टमर पे करता है उसको प्रीमियम बोलते हैं। अब अगर वो हाफ ईयरली पे करता है उसको भी प्रीमियम बोलते हैं, क्वार्टरली वाला अमाउंट पे करता है उसको भी प्रीमियम बोलते हैं, मंथली वाला अमाउंट पे करता है उसको भी प्रीमियम बोलते हैं। लेकिन प्रीमियम हमको हमेशा 1 साल, 2 साल या 3 साल का देना होता है। 1 साल का लेंगे तो एकदम नॉर्मल है, 2 साल का लेंगे तो बेटर है, थोड़ा उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है। मान लो 1 साल का 10,000 है तो दूसरे साल का 2 साल का मिला के 20,000 नहीं होगा, 19,200 रुपए होगा या 300 रुपए। इसी तरीके से अगर 3 साल की पॉलिसी, मतलब कि 3 साल का टर्म लेते हैं, 3 साल में अगर प्रीमियम देना चाहते हैं कस्टमर, तो उसमें थोड़ा सा और डिस्काउंट मिलता है। तो जितना लॉन्ग टर्म होता है ना, हर चीज में डिस्काउंट होता है, प्रीमियम में भी, और आगे जाके काफी सारे फीचर्स है वो हम आपको पॉलिसी वाइज समझाएंगे। तो प्रीमियम अमाउंट उसको बोलते हैं जो सम अश्योर्ड लेने के लिए कस्टमर को पे करना होता है, दिस इज प्रीमियम। एज ऑफ एंट्री। एज ऑफ एंट्री का मीन्स होता है जिस भी एज में कस्टमर पॉलिसी ले सकते हैं, जिस भी एज में कस्टमर पॉलिसी के अंदर आ सकते हैं, उसको एज ऑफ एंट्री बोलते हैं। अगर मैं बड़े लोगों की बात करूं जिसको अडल्ट बोलते हैं, तो वो है 18 साल, मिनिमम 18 साल से लेकर मैक्सिमम 65 साल तक, डिपेंड करता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। दूसरा है चाइल्ड एज। तो चाइल्ड एज भी डिपेंड करता है, एफएचओ में 16 दिन है, यंगस्टर कॉम्प्रिहेंसिव में 3-3 महीने, तो वो डिपेंड करता है पॉलिसी वाइज। तो चाइल्ड एज का मतलब है कौन सा बच्चा पॉलिसी में आ सकता है, कितने कम एज का, और मैक्सिमम की अगर बात करूँ तो 25 साल। और एज ऑफ एंट्री अडल्ट का मतलब है कि बड़ों में कितने लोग इंडिपेंडेंटली कोई पॉलिसी ले सकते हैं। बच्चे कभी भी मतलब कि अकेले इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं ले सकते पेरेंट्स की। अब इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर, इंडिविजुअल यानी सिंगल, आप देख रहे हो ना वहाँ इमेज बनी है ऐसे करके, उसमें बीच में एक आदमी है। इंडिविजुअल मीन्स अकेला बंदा, अकेली कोई अपनी पॉलिसी ले रहा है, फीमेल, मेल, एजेड हो, कम एज का हो, 18+ होना चाहिए, तो वो इंडिविजुअल है। और फैमिली फ्लोटर मीन्स सिर्फ 2 आदमी भी होंगे तो वो भी फैमिली फ्लोटर है, 5 आदमी होंगे वो भी फैमिली फ्लोटर है, और अगर एफएचओ प्लान दे रहे हो आप और उसमें 9 आदमी होते तो वो भी फैमिली फ्लोटर है। ठीक है। यानी कि 1 अडल्ट 1 चाइल्ड भी फैमिली फ्लोटर है, 2 अडल्ट भी फैमिली फ्लोटर है, 2 अडल्ट 2 चाइल्ड भी फैमिली फ्लोटर है, और अगर 2 अडल्ट है 3 चाइल्ड है, मम्मी पापा भी हैं और वाइफ के भी मम्मी पापा ऐड हैं, जो कि हमारी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमम में हो सकते हैं, तो वो भी फैमिली। तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। मैंने ए टू जेड सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर क्या होता है, चाइल्ड एज क्या होता है, एज ऑफ एंट्री क्या है,
प्रीमियम किसको कहा जाता है, क्लेम की गारंटी हम क्यों देते हैं, क्योंकि हमारा खुद का टीपीए है। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल जो हमसे कनेक्टेड नहीं है, नेटवर्क हॉस्पिटल जो हमसे कनेक्टेड है। एयर एम्बुलेंस एंड रोड एम्बुलेंस का एक्सपेंसेस कंपनी देती है। हॉस्पिटल कैश यानी कि जो डेली बेसिस पे जो पैसा पर डे के हिसाब से मिलता है। आयुष ट्रीटमेंट यानी कि देसी इलाज। डोमेस्टरी यानी कि जो घर पे इलाज होता है। हेल्थ चेकअप कंपनी हर नो क्लेम मतलब कि क्लेम फ्री ईयर में देती है, और यंगस्टार में हर साल देती है। पोस्ट एंड प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब एडमिट होने से पहले और डिस्चार्ज होने से बाद के खर्चे। स्पेसिफिक डिजीज और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जिसपे वेटिंग पीरियड लगा होता है। रिस्टोरेशन यानी सेकेंड पॉलिसी, यानी एक बार अगर पूरा समर शॉर्ट खत्म हो गया तो सेम ईयर में दोबारा से पैसा दे देते हैं। नो क्लेम बोनस यानी कि कोई क्लेम नहीं आया है तो अगले साल कुछ पैसा एड ऑन होता है समर शॉर्ट में, वो 50%, 20% या 100% भी हो सकता है, उसको नो क्लेम बोनस कहते हैं। डॉक्टर फीस, आईसीयू रूम रेंट, इसका पैसा कंपनी देती है। कैशलेस कोपे मैंने आपको बता दिया था कि नेटवर्क हॉस्पिटल तो पूरा पैसा कैशलेस हो जाएगा, 61 साल से ऊपर है तो कोपे यानी कि कुछ पैसा कस्टमर को देना पड़ेगा। ये हमारे 3 यूनिवर्सल रूल। 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है, 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड है कोई भी डिजीज में, और डे 1 से एक्सीडेंट कवर है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर है, या किसी भी चीज में कोई डाउट है सर आप में से किसी को भी? ये ट्रीटमेंट में क्या होगा? डे केयर आया था इसमें? नहीं, इसमें नहीं है। ओके। डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब होता है दिन के जो वो इलाज जो कि 3 से 4 घंटे में ठीक हो जाते हैं लोग। मतलब कि अगर तो किसी का कैसे मतलब कि कैटरेक्ट जो है ना, मोतियाबिंद जो है, वो हमारे स्पेसिफिक जैसे डिजीज में भी आता है, और उसको एज अ डे केयर ट्रीटमेंट भी हम बोल सकते हैं ऋतुराज। क्यों बोल सकते हैं? तो क्योंकि उसके इलाज के लिए 10 दिन या 3-4 दिन भी भर्ती होने की जरूरत नहीं है। सिंपली तो आप डे उसमें केयर में 24 कस्टमर घंटे उनका, वाला। नहीं सर उसमें 24 घंटे का कोई रूल लागू नहीं होता है, वो डे केयर में जाएगा ना। और डे केयर का एक बंधा हुआ अमाउंट होता है कि इतना पैसा ही डे केयर में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉलिसीज हमारी ऐसी भी हैं जो एक्चुअल बेसिस पे जिसका कोई अमाउंट नहीं है। कोई भी डे केयर इलाज करवाइए, 24 घंटे एडमिट भी मत रहेंगे कस्टमर, तो भी वो पूरा पैसा मिलेगा जितने का खर्चा है। ठीक है ऋतुराज जी? तो तो डे डे केयर केयर में में, कोई स्पेसिफिक डिसीज है ऐसी कि मतलब? डे केयर में मैंने आपको बताया ना, एक एग्जांपल दिया ना, जैसे कि कैटरेक्ट हो गया, वो डे केयर में आएगा। और बाकी तो डिपेंड करता है ना कि कस्टमर को बीमारी क्या हुई है। और जो डे केयर जो इलाज होते हैं ना, वो कोई पुरानी बीमारी तो हो ही नहीं सकती जो बहुत पहले से चल आ रही हो, उसका इलाज एक दिन में तो होगा नहीं। ठीक है, तो डे केयर ट्रीटमेंट जो होते हैं ऋतुराज जी, जो दिन दिन में ठीक हो जाए, 3 से 4 घंटे के ऑपरेशन में, उसको डे केयर ट्रीटमेंट कहते हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो हमें खुद कस्टमर ही बताएगा ना कि हाँ मुझे ये चीज है, अब आप बताओ इसके लिए एडमिट होना है या ये डे केयर प्रोसीजर है। अगर डे केयर प्रोसीजर है तो हम उसको डे केयर वाला अमाउंट देंगे, अगर उसके लिए कस्टमर को एडमिट होना पड़ता है तो उसको पूरा खर्चा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही चीजें कवर होती हैं। ठीक है ऋतुराज जी? ठीक है। ओके। किसी और का कोई भी अदर क्वेश्चन है क्या? ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो मैं वर्मा सर को एनरोल कर रही हूँ। योगेंद्र वर्मा सर अभी लाइन पर आएंगे, आप लोगों से सवाल जवाब करेंगे, तो प्लीज बी ऑनलाइन। हाँ जी शिवांगी हो गया। जी सर, मैंने इनको पूरा, इन सभी को, हमारे एजेंट को बेसिक कीवर्ड्स का बता दिया है, एक एक डिटेल। आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। वेरी गुड। आई होप सभी को मीटिंग समझ में आई होगी, और बेसिक कीवर्ड सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। मुझे इसलिए 10 मिनट अब आना पड़ता है ताकि मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लूँ कि जो चीजें समझाई जा रही हैं वो क्लियर है या नहीं। तो जैसे स्क्रीन खुली हुई है, व्हाट इज प्री हॉस्पिटलाइजेशन? कोई आप में से अपने आप को अनम्यूट करके बताएगा, क्या समझते हैं आप प्री हॉस्पिटलाइजेशन से? हॉस्पिटल एडमिट होने से पहले जो खर्चा होता है वो देते हैं। वेरी गुड। नाम बताना पड़ेगा सर। ऋतुराज जी आपने बोला, किसने बोला? यस सर, यस सर। जी। एडमिट होने से पहले का खर्चा बहुत स्पेसिफिक है, कौन कौन से खर्चे होते हैं उसमें? यही अपना ब्लड टेस्ट है और मेडिसिन मेडिसिन। सर 3 चीजें होती हैं, तीनों को एक साथ बोलना है, सोचना घबराना नहीं है। आपका डॉक्टर फीस, मेडिसिन और अपना टेस्ट, ये एडमिट होने से पहले के खर्चे होंगे। ऐसे कोई बताएगा बट इज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन? एनीबडी? कोई और बताए पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन से क्या समझते हैं? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में जो उसके जो मेडिसिन होते हैं, जो डॉक्टर अपने को लिख करके दिया होता है, वो सर वीडियो ऑन करना पड़ेगा सर, ऐसे थोड़ी ना। हाँ, नहीं, शुभ शुभ बांद्रे जी बोल रहे हैं। ओके, हाँ, डिस्चार्ज होने के बाद के जो खर्चे हैं, हाँ, कौन कौन से खर्चे होते हैं सर वो? सर इसमें उसके मेडिसिन के जो भी रहते हैं, मेडिसिन के खर्चे होते हैं। मेडिसिन, डॉक्टर की फीस डॉक्टर एंड टेस्ट, तीनों चीजें हो सकती है सर। की ठीक है।
तो एक चीज नहीं, तीनों चीजें हो सकती हैं। ओके, बहुत बढ़िया है। टीपीए से कोई बताएगा टीपीए से क्या मतलब है? और हमारा टीपीए इन हाउस है या आउटसाइड है? एनीबडी, किसी ने समझा होगा बेसिक कीवर्ड्स के अंदर? पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन से वो अपना है सर, जो हमारा स्टार हेल्थ में इन हाउस है। स्टार हेल्थ में इन हाउस है। टीपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स। बहुत बढ़िया सर। आपने शुभ पांडे जी और ऋतुराज जी, आप दोनों ने बिल्कुल अच्छा बताया। मैं चाह रहा हूँ एक दो लोग और भी, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें। तो मुझे कोई नो क्लेम बोनस बताएगा? व्हाट इज नो क्लेम बोनस? एनीबडी, सर, किसी जो को? सर जिस ईयर में अपन कोई क्लेम नहीं करते या हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है जी, तो उसको नो क्लेम बोलते हैं। वो ईयर उससे क्या नो होता क्लेम है? बोनस। उससे होता क्या है सर? उससे क्या बेनिफिट मिलता है? सर उसमें अपने जो यानी ये जुड़ता है सर, उसमें मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। सर यही तो सीखना है सर, यही तो सीखना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक दो लोगों से और पूछ लेते हैं। और कोई और हाँ बताएगा? हाँ हाँ, लवकुश मिश्रा जी, आप बताएंगे नो क्लेम बोनस से क्या मतलब है? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट करिए तब आवाज आएगी सर आपकी। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। लवकुश जी, वेद प्रकाश आर्य जी, या पीके डॉन जी, रोशन लाल जी, एनीबडी कोई बताएगा नो क्लेम बोनस से क्या मतलब है? अमित गुले साहब, जाकिर साहब, प्रतीक जी, रामेश्वर टोंडे जी। पिछले साल कोई क्लेम लिया नहीं तो उसको हाँ नो क्लेम बोलते हैं। सर, इससे फायदा होता है, कोई नुकसान होता है? फायदा होता है। इससे होता क्या है एक्चुअली? फायदा क्या होता है? कैश मिलता है क्या? अगले अगले साल में और पॉलिसी लेने के बाद उसको 20%, 40% का कुछ ना कुछ ज्यादा परसेंट मिलते हैं। सर कैश मिल जाता है क्या? अकाउंट में ट्रांसफर होता है? नहीं, कैश नहीं मिलता है। अगले पॉलिसी में तुम्हारे जो मिलता है ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा प्रीमियम ज्यादा होता है उसका। प्रीमियम ज्यादा नहीं होता है सर, सीखना है हमें, बताना आना चाहिए। हमारा पॉलिसी नहीं, इंश्योरेंस बढ़ जाता है, शायद पॉलिसी का इंश्योरेंस बढ़ जाता है। हाँ, इंश्योरेंस बढ़ जाता है। मतलब 10 लाख के लिए तो 12 लाख हो जाते जो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, यही क्लियरली बताना आना चाहिए। लोग समझते तो हैं लेकिन बताना या बोलना भूल जाते हैं कि समझाना कैसे है। वेरी गुड, नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑपरेशन रिलेटेड नीड? क्या हम लोग समझते हैं व्हाट इज स्पेसिफिक नीड? कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, उसका क्या वेटिंग पीरियड होता है नॉर्मली? स्पेसिफिक ऑपरेशन नीड। स्पेसिफिक डिजीज आप लोगों को बताई थी ना। एनीबडी, जो जो जवाब दे चुके हैं उनके अलावा मुझे चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि बाकी लोगों ने भी ट्रेनिंग लिया है। प्रतीक जी, अमित गुले जी, रामेश्वर जी। हाँ बोलिए राम। वेटिंग पीरियड रहता है वो 1 साल के लिए। कोई बीमारी जैसे पुरानी रहती है वो 1 साल के लिए होने के बाद उसको अगले साल में उसका वेटिंग पीरियड खत्म हो जाता है। कौन कौन सी बीमारी होती है और कौन से प्लान में 1 साल का वेटिंग पीरियड लगता है? जैसे पुरानी बीमारी हो, बीपी शुगर है, और 1 साल बाद कवर हो जाती है? 3 साल के बाद कवर होती है। हर्निया मूलव्याध है उसको 1 साल के बाद कवर होते हैं। कौन से प्लान में? इसमें यंगस्टार में। यंगस्टार में, ओके। हाँ। और ऑप्टिमा रिस्टोर में? 3 साल के बाद। सॉरी, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में? 3 साल 3 के साल। बाद। कौन सा ऑपरेशन नीड, हर्निया, स्टोन वगैरह? हाँ, हर्निया ऑपरेशन ये होता है। और पुरानी बीमारी? 3 साल। पुरानी भी 3 साल और ऑपरेशन वाली बीमारी भी 3 साल? पुरानी बीमारी ऑप्टिमा में। 2 साल की हाँ सर, कुछ गलत बता रहे सर, ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है। अमित गुले जी, आप बताएंगे? स्पेसिफिक डिसीज 2 साल के बाद है और हाँ, एक्साइटिंग डिसीज 3 साल के बाद है। कौन से प्लान में 3 साल है? ये पे जो में एफएचओ में 4 साल है सर, 3 साल नहीं है। अच्छा और ऑपरेशन नीड 2 साल है, ये सही बताया आपने। ओनली यंगस्टर प्लान है जिसमें 1 साल है, कि सब में 2 साल होता है ऑपरेशन रिलेटेड नीड। स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, ये 6-7 बीमारियां, इनके नाम याद कर लीजिए। स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, ये 6-7 बीमारियां हैं, आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है। यंगस्टार 40 के अंदर ही होना ना एज। यंगस्टर प्लान में सिर्फ 1 साल, ऑपरेशन नीड भी 1 साल, पुरानी बीमारी भी 1 साल, बाकी सभी प्लान में अलग अलग होता है।
ऑपरेशन नीट 2 साल सब में होता है। कस्टमर का एज तो 40 के अंदर होना ना, हाँ, यंगस्टर में। 40 के अंदर होगा तो यंगस्टर वाला प्लान दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक। 40 के ऊपर हो तो फिर ऑप्टिमा। FHO देना है या कॉम्प्रिहेंसिव प्लान देना है? ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू शिवांगी, बहुत बढ़िया। बाकी और आप कंटिन्यू कर लीजिए। ओके सर। बीच बीच में थोड़ा सा रैंडम टेस्ट हो जाता है तो अच्छा रहता है सर सभी के लिए। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। सर ने जैसे 2-4 चीजें पूछी ना, तो जब भी आप लोग मीटिंग लेते हैं, चाहे वो मेरी मीटिंग हो, हिमाक्षी मैम की हो, ठीक है, या सर की ही हो, तो एकदम ध्यान से समझा करिए, क्योंकि बाद में सर कुछ भी पूछ सकते हैं। और आजकल सर जो है ना, हर मीटिंग में आएंगे, चाहे वो मेरी मीटिंग हो या हिमाक्षी मैम की मीटिंग हो। हम दोनों की ही मीटिंग में सर ने बोला हुआ है कि लास्ट के जो 10 मिनट्स हैं वो सर आप लोगों से क्रॉस चेक करेंगे कि आप लोगों को क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया। तो इसलिए मैं बार बार बीच बीच में पूछती हूँ कि कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज पूछिए, वो इसीलिए पूछती हूँ मैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। किसी को भी अगर ये बेसिक कीवर्ड्स की पीपीटी चाहिए ना, तो मुझसे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, बिकॉज ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हर प्लान में हमको यूज करने ही करने हैं। चाहे वो FHO हो, मेडी क्लासिक हो, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव हो, यंगस्टर हो, कोई भी प्लान हो, आपको ये वर्ड यूज करने ही पड़ेंगे। तो इसका मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। अब नो क्लेम बोनस सर हमें बता रहे थे, आप में से किसी ने जिन्होंने बताया, थोड़ा सा गलत बताया, मैं दोबारा एक बार क्लियर कर देती हूँ। जिस भी साल क्लेम नहीं आया है, तो कंपनी अगले साल जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है ना, उसमें पैसा एड ऑन करती है। तो उससे हमारा इंश्योरेंस अमाउंट बढ़ जाता है। 5 लाख का अगर इंश्योरेंस है, अगर 20% दे रही है, तो अगले साल पॉलिसी 6 लाख की है। ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिव में 50% देती है। और पहला क्लेम अगर कुछ आया ही नहीं, तो जो अगले साल जो मतलब जो 5 लाख की पॉलिसी है, अगले साल 7.5 की हो जाएगी। लेकिन अगर वो उन्होंने कस्टमर ने पॉलिसी 10 लाख की ली है या 7.5 लाख की ली है, तो जो पॉलिसी है वो सीधा डबल हो जाती है कॉम्प्रिहेंसिव में। तो नो क्लेम बोनस एक बहुत अच्छा फीचर है। आपको अगर कस्टमर को बताना आएगा ना, यूं करके पॉलिसी सेल होगी, क्योंकि कस्टमर सोचेगा 10 लाख की पॉलिसी सर मुझे दे रहे हैं, 10 लाख का प्रीमियम ले रहे हैं, लेकिन अगर पहले साल क्लेम नहीं आया तो पॉलिसी अगले साल 20 लाख की है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में। तो वो आप लोगों को अच्छे से बताना आना चाहिए। केवल फीचर्स बहुत अच्छे अच्छे, ऐसे रिस्टोरेशन है, तो वो तो चलिए अभी तो स्टार्टिंग है आप लोगों का, सीख जाएंगे आप लोग। लेकिन जब मैं या कोई भी आपको समझाए ना, तो अच्छे से समझा करिए। कुछ भी समझना है तो बीच में जरूर पूछा करिए। पूछने में कोई लिहाज थोड़ी ना करना चाहिए। अभी हाँ बोलिए। कर दीजिएगा, बहुत अच्छा है। मतलब हमें 24 इसके वो रखने चाहिए, पूरे टेस्ट हैं हमारे 24 इसमें। सर क्या? ये इसका जो पीपीटी आप सेंड कर दीजिए। अच्छा, मैं ये आपको सेंड कर दूं डेफिनेटली। एक हेलो का मैसेज कर दीजिएगा। कल भी जो आपने मुझसे पीपीटी मांगी थी, मैंने आज सुबह ऑफिस आके भेज दिया था, है ना? तो ये वाला मैं अभी अभी के अभी भेज दूंगी। जिस जिसको भी पीपीटी की रिक्वायरमेंट हो, तो प्लीज आप लोग मुझसे पीपीटी का पूछ लिया करिए कि मैम पीपीटी नहीं आई, भेज दीजिए। जब तक 2-4 बार मैसेज नहीं करेंगे ना आप लोग, वैसे तो मैं एक बार में भेज देती हूँ, कभी कभार काम में अगर बिजी हूँ तो फिर 1-2 बार एक्स्ट्रा मैसेज कर दिया करिए। ठीक है, तो अभी अभी के लिए इतना ही। अभी मैं ये पीपीटी आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को वैसे सब कुछ क्लियर होगा। कुछ क्लियर ना हो तो उसको रात में बैठ के रीड आउट जरूर करिएगा। ठीक है, ओके, चलिए सभी को बाय बाय, नमस्कार।